सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, पल्लवन की विशेषताएं लेकर आपके साथ है। पल्लवन को हिंदी में एक्सपेंशन का हिंदी प्राय यानी एक्सप्लेन करना, उसका हिंदी प्राय माना जाता है। शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार करना या फैलाव करना। ये संक्षेपण का ठीक उल्टा होता है। संक्षेपण का मतलब होता है किसी भी विषय को संक्षिप्त करना, छोटा करना। परंतु पल्लवन में हम किसी भी सूत्र वाक्य को विपत्ति, जैसे मित्रता की कसौटी है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नर हो न निराश करो मन को, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, घर का बेदी लंका डाए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत, इत्यादि सूत्र वाक्यों का विस्तार कर देना ही पल्लवन कहलाता है। पल्लवन की परिभाषा है किसी भी सूत्र वाक्य, कहावत, भाव को अपने ज्ञान, निजी अनुभूति और कल्पना के सहारे विस्तृत कर प्रवाहमयी और उन्मुक्त शैली में गद्य में अभिव्यक्त करना ही पल्लवन है। अच्छा, बहुत सारे लोग पल्लवन को अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, व्याख्या और भावार्थ मान लेते हैं, लेकिन इनमें पर्याप्त अंतर है। पल्लवन और अनुच्छेद लेखन में क्या अंतर है? इनमें छोटा सा माइनर सा अंतर है। सबसे पहले पल्लवन जो है सूक्ति, लोकोक्ति या सूत्र वाक्य पर लिखा जाता है और मैं शैली का कभी प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि अनुच्छेद किसी भी विषय विशेष पे लिखा जा सकता है और मैं शैली का भी प्रयोग इसमें हो सकता है। आगे देख लेते हैं पल्लवन और व्याख्या में क्या अंतर है। तो इनमें भी पर्याप्त अंतर होता है। व्याख्या जो है पद्यांश की और गद्यांश की दोनों की हो सकती है, जबकि पल्लवन सूत्र वाक्यों का होता है। व्याख्या में टीका, टिप्पणी तथा भाव पक्ष तथा कला पक्ष बताने होते हैं, तो पल्लवन में ऐसा कुछ नहीं बताना होता। पल्लवन में सीधी व्याख्या करनी होती है। पल्लवन और निबंध में क्या अंतर है? तो पल्लवन जो है एक अनुच्छेद की भांति होता है। अनुच्छेद की का मतलब है 20 पंक्तियाँ या 150 से 200 शब्द, जबकि निबंध 500 से 1000 शब्दों में भी लिखा जाता है। पल्लवन और भावार्थ में भी मुख्य अंतर है। भावार्थ में केंद्रीय भाव को पकड़ना होता है। पल्लवन में सूत्र वाक्य का विवेचन करना, विश्लेषण करना होता है। पल्लवन की आवश्यक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पल्लवन का कथ्य का विस्तार करना होता है। इसमें दूसरा कथ्य नहीं होता, एक ही कथ्य होता है। अगर दूसरा आ भी जाए तो वो गौण होता है। दूसरा है उदाहरणों और दृष्टांतों के द्वारा इसका विस्तार किया जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं किया जाता ताकि इसका विस्तार ज़्यादा बिखराव में ना दिखाई दे। तीसरा है मूल कथ्य का विस्तार करते समय अपने पक्ष के सभी संभावित तर्क देने चाहिए और साथ में विरोधी तर्कों को काटना भी चाहिए। पल्लवन में भाव और विस्तारों का भी पहले से ही क्रम बना लेना चाहिए ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। पांचवा जो मुख्य है पॉइंट है, पल्लवन में मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता से अभिप्राय यह होता है कि विषय संबंधी समस्त जानकारी अपनी भाषा शैली में संजोकर नए ढंग से प्रस्तुत करना है। अगला पॉइंट है कि पल्लवन लेखक की कल्पनाशीलता को भी देखता है। कल्पनाशील होना चाहिए। लेखक को कल्पना का सहारा लेकर वह अत्यंत मोहक और आकर्षक किसी भी विषय को बना सकता है। पल्लवन में मूल भाव व विचार में न तो कोई आलोचना की जानी चाहिए और न ही कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। उसका विस्तार करना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए। पल्लवन एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इससे ज़्यादा लंबा करने में इसके मूल कथ्य में बिखराव आ जाता है। पल्लवन की भाषा जो है गयात्मक यानी गति उसकी बनी रहनी चाहिए। तीव्र गति से जो आगे बढ़े। भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। उचित विराम चिन्हों और वर्तनी का भी ध्यान देना चाहिए। पल्लवन में समास शैली की स्थान पर व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। समास शैली, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, समास शैली का मतलब होता है संक्षेपण करना, छोटा करना। व्यास शैली का मतलब है इसी को विस्तृत कर देना। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। विधि की तरफ एक बार और देख लेते हैं कि विधि क्या होती है। सबसे पहले हम किसी भी विषय की रूपरेखा बना लेते हैं।
मूल सामग्री का अर्थ समझने के लिए उसमें दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं और शब्द, वाक्य, वर्तनी, पद, चिन्ह इत्यादि को क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं। जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये उदाहरण आप देख लीजिए। मन मानव व्यक्तित्व का सबसे क्रियाप्रक अंग होता है। मन से ही मनुष्य सभी कार्य संचालित होते हैं। मनुष्य अपने मन से ही प्रेरणा ग्रहण करता है। ये सारा आप देख सकते हो, उदाहरण देख सकते हो। देव देव आलसी पुकारा, ये उदाहरण देख सकते हो। आपको अनुमान लग जाएगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देख लीजिए। समय का सदुपयोग। उम्मीद करती हूँ ये एग्जाम्पल देखकर आपको सारी समझ आ गई होगी किस प्रकार से प्लवन होता है। धन्यवाद।